स्टूडेंट्स, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री में विद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाते हैं। कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं। बताया था मैंने आपको, कोलाइडी कण आवेशित होते हैं जिस कण विद्युत क्षेत्र में प्रभावित ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि जो आवेशित कण होते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रोड में रखते हैं तो क्या करेंगे, विपरीत दिशा में करेंगे, यानी पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला जो होगा पॉजिटिव। कब? जब हम उसे किस में रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। ठीक है, तो कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रोड विशेष की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति धन कण संचलन यानी कैटोफोरेसिस। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, कोलाइडी कणों की कैथोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड और एनोड पढ़ा होगा आपने। कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड धनात्मक होता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है, बताइएगा ज़रा। ठीक है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कंफ्यूज कर जाते हैं कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है। पॉजिटिव को क्या कहते हैं और नेगेटिव को क्या कहते हैं? क्या पॉजिटिव को एनोड कहते हैं या नेगेटिव को एनोड कहते हैं, और कौस को कैथोड कहते हैं? हिंट मैं आपको दे रही हूँ। जो नेगेटिव आयन होता है उसको एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कैटायन कहते हैं, और जिस पे वो जाते हैं उसी के हिसाब से उनका नाम एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, तो कोलाइडी कण की कैथोड की ओर गति धन कण संचलन, तो देखिए समझ में आ रहा हो शायद आपको, तथा एनोड की ओर गति ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस कहलाती है। यदि कोलाइडल कण ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के पास एकत्रित होता है तो उसमें धनात्मक आवेश होता है, और अगर वो ऋणात्मक की धनात्मक की तरफ एकत्रित होगा तो उसमें क्या होगा, ऋण आवेश। तो इतना तो अंडरस्टूड है। तो देखिए ये आपका एक प्रोसेस है, ये देखिए बना रखा है मैंने आपका, ये क्या है, फिगर दे रखा है जिसके अंदर संचलन दिखा रखा है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड से जोड़ रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ रखा है यूट्यूब के अंदर, और इसके अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है, ये सॉल्व पड़ा हुआ है किसका, AS2S3, जो कि किसमें ऋणात्मक क्या है, सल्फर। सल्फर क्या है, ऋणात्मक। तो देखिए वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ इकट्ठा हो रहा है, स्कंदित हो रहा है, यानी स्कंदित मतलब प्रेसिपिटेट, यानी कि यहाँ पे आके इकट्ठा होता जा रहा है और प्रेसिपिटेटेड होता जा रहा है। तो ये आपका है इसकी प्रकृति जानने का तरीका, कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दी पॉजिटिव और नेगेटिव से। और चलिए मैं ही बता देती हूँ, पॉजिटिव को कहते हैं एनोड, क्योंकि इसकी तरफ क्या आता है, एनायन, नेगेटिव आता है तो इसे एनोड कहते हैं, नेगेटिव आता है पॉजिटिव, इसे एनोड कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं। आगे आ जाइए, विद्युत कण संचलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। जल से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, चिमनी में विषाक्त गैसों का अवशोषण या अवक्षेपण, शोषण नहीं सॉरी अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन करके प्रदूषण कम करने के लिए, कोलाइडी रंजकों से धातु की प्लेट पर पेंट करने के लिए, सुना होगा आपने प्लेटिंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी विधि द्वारा होता है। लैक्टस से धातुओं के ऊपर रबड़ चढ़ाने में, ये सब है। अब आ जाइए विद्युत निथारण यानी इलेक्ट्रो डिकेंटेशन। निथारण मतलब किसी को निथारना यानी कि साफ करना। तो अब आगे देखिए, जब विद्युत कण संचलन सॉल को हिलाए बिना किया जाए तो तेलीय परत अधिक सांद्रित हो जाती है, जबकि ऊपरी परत, ठीक, तलीय परत यानी नीचे जो तल में पदार्थ है वो क्या होती है, सांद्रित हो जाती है, जबकि ऊपरी परत में शुद्ध एवं सांद्र कोलाइड विलयन निथर जाता है। इससे विद्युत निथारण कहते हैं, यानी ऊपर जो है, जो नीचे की तरफ है वो क्या हो गया, सॉल को हिलाया मतलब हिला के छोड़ दिया हमने, तो जो तलीय परत है वो अधिक सांद्रित यानी नीचे जो होता है अधिक सांद्रित बैठ जाता है, कंसंट्रेटेड, जबकि ऊपर में दोनों चीज़ उपस्थित होती है। ठीक है, शुद्ध भी और सांद्रित। तो ये हो गया निथारण यानी कि किसी चीज़ को निथारना या साफ करना। फिर आपका डार्न प्रभाव क्या है, डार्न प्रभाव, ठीक है, वो क्या होता है, डार्न प्रभाव क्या है, विद्युत कण संचलन का वितरित प्रक्रम क्या कहलाता है, अवसादन या सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन आपने सुना होगा, बैठ जाना किसी चीज़ का। यह क्या होता है, यह विभव तब उत्पन्न होता है जब कणों को स्थिर द्रव में गति के लिए प्रेरित करते हैं। इस घटना को डॉन ने खोजा था, इसलिए इसे डॉन प्रभाव कहते हैं। अब आइए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, अर्ध परागमय झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, किसका अपने सांद्र से किसके लिए, डाइल्यूट की तरफ जाने को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो यह विद्युत अंतरः परासरण भी कहलाता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड को जंतु झिल्ली या चरम पात्र, जिसे हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल, द्वारा विभाजित किया जाता है। वो कल हमने देखिए आपको दिखाया था, ये जो आपको कल हमने आपको दिखाया था, उस चीज़ को मैं दिखा रही हूँ, ये चीज़ ही है। ठीक है, जो ये हमने दिखाया था कल, आपको बताया था, ये यही चीज़ है जो यहाँ पे आपको समझाई गई है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने क्या किया, इसे दो इलेक्ट्रोडों को जंतु झिल्ली या चरम पात्र द्वारा विभाजित किया जाता है, ताकि इसमें से केवल परिक्षेपण माध्यम ही गति कर सके। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम यानी कि आपका जिसमें वो घुला हुआ यानी सॉल्वेंट जो कि कर सके, ना कि कोलाइडी कण।
जब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो परिक्षेपण माध्यम कोलाइडी कणों की गति के विपरीत दिशा में गति करता हुआ माध्यम, ठीक है, करता हुआ प्रतीत होता है। विद्युत क्षेत्र में प्रभाव में परिक्षिप्त अवस्था के सापेक्ष, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम की यह गति विद्युत परासरण कहलाती है। कोलाइडी कणों की गति को स्थिर रखते हुए अर्ध परागमय झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम का गति करने का प्रक्रम विद्युत परासरण कहलाता है, जो हम बता चुके हैं, कल ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। जहाँ उसमें क्या करना था, प्योरीफिकेशन करना था उसमें। फिर है कौन सा, गतिक गुण। गतिक गुण यानी कि इसके अंदर जो मूवमेंट वाला गुण होता है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं या काइनेटिक प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन। ये किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, जिन्होंने देखा कि जो आपका कोलाइडल विलियन है उसके जो कण है वो विराम अवस्था में नहीं रुकते नहीं है, नीचे बैठते नहीं है, कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, जिगजैग मूव करते रहते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने उसको नाम दिया कि वर्नर के अनुसार कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग गति ब्राउनी गति कहलाती है। अब ब्राउनी गति के कारण क्या है सुनिए। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के साथ परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टकराने के कारण उत्पन्न होती है, यानी जिसमें वो घुले हुए हैं। परिक्षेप का माध्यम यानी जो आपका इसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान लीजिए, यानी परिक्षेप जो आप चीज़ डाली गई है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट मान लीजिए, और परिक्षेपण जिसमें वो घुले हुए, तो उसके साथ जो है ना टकराव से क्या होता है, वो मूवमेंट करते हैं। चूंकि कोलाइडी कण पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का प्रभाव असमान होता है, जिसकी गति क्या होती है, जिससे इनकी गति क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाएगा, किसका, जो कोलाइडल कण है उसका आकार बढ़ता जाएगा, यह प्रभाव कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। जो कण है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना शुरू कर देगा जब उनका कण का आकार बढ़ जाएगा, और वो नीचे धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यानी वही कह रहे हैं हम लोग, जबकि आपका सस्पेंशन में जो है, जैसे सस्पेंशन मैंने बताया था जिसमें कण का आकार बड़ा होता है, तो जब आप जैसे मिट्टी मिली हुई है अगर पानी में, तो जब उसे आप छोड़ देते हैं तो क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके कण पे ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करती है, और कोलाइडल कण पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ये ब्राउनियन गति के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यदि कण का आकार बड़ा हो तो ब्राउनियन गति कम हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग गई, तो उस पर जब आकर्षण बल लग रहा है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम, और भारी भी हो जाएंगे, नेचुरल सी बात है। तापमान बढ़ाने के साथ ब्राउनियन गति में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कण की, तो वो गति तेजी से करने लग जाएगा। ब्राउनियन गति के समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, समय के साथ ये अपरिवर्तित रहती है अगर हम बाकी सारी कंडीशन को सेम रखें, तथा सालों तक अथवा महीनों तक कोलाइडी विलियन बनाए रखता है। जब तक कि उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं होगा, तब तक वो बनाए रखेगा। अब देखिए ब्राउनियन गति का मोशन देखिए जिगजैग चल रहा है, तो ब्राउनियन गति से गतिज ऊर्जा की संतुष्टि होती है तथा एवोगैड्रो संख्या का निर्धारण होता है। ब्राउनियन गति गुरुत्व के कारण कोलाइडी कणों को निक्षेपित, ठीक है, नहीं होने देती, अतः यह कोलाइडी विलियन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होती है। ब्राउनियन गति उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने ही नहीं देती है, ठीक। तो आगे आ जाइए, कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी अगर कोलाइडल पार्टिकल्स अनावेशित है तो उसको आवेशित कैसे करेंगे। कोलाइडल कण या तो धनावेशित या फिर ऋण आवेशित होते हैं, मतलब कोलाइडल कण पे ऋण या धनावेशित पता कैसे चलेंगे, यह आवेश इनके पृष्ठ पर धनायन या ऋण आयन अधिशोषण के कारण होता है। बात समझ में आ रहे हो, कोलाइडल विलियन पे क्या हो गया, धन और ऋण कैसे आया है, अधिशोषण के कारण, किसका, जो आपका कोई भी उसके अंदर है उसका अधिशोषण हो जाता है। तो ये कैसे, यहाँ अधिकय में उपस्थित सम आयन, अधिकाय में उपस्थित सम आयन, जैसे जिसमें घुला गया, ठीक है, सम आयन का अधिशोषण होता है। उदाहरण देखिए, जैसे FeOH होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल है को FeCl3 के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाया, जल अपघटन किसका कर रहे हैं, FeCl3 का। तो देखिएगा जो Fe3+ को अवशोषित करके, ठीक है, जल अपघटन किया तो ये बना आपका, इसने क्या, FeOH ने FeCl3 का जल अवशोषित करा, और इसके अंदर Fe क्या हो गया, कॉमन हो गया, समान प्रभाव हो गया, तो इसको अवशोषित करके कैसा बना लिया, एक ये जो भाग बनाया ये कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो Fe3 को अवशोषित करके धनावेशित सॉल बना लेता है। बात समझ रहे हो आप, Fe3+ आयन जो कि इसके साथ जुड़ जाता है धनावेशित सॉल बना लेता है। ऐसे ही आ जाइए AS2O3 में, ये H2S के साथ, AS2O3 को H2S के साथ संतृप्त किया जाता है तो AS2S3 का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त होता है। कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त हुआ, ये कोलाइडी नहीं, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड को जब हमने H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किया तो आर्सेनिक सल्फाइड मिला, तो आर्सेनिक सल्फाइड H2S आयन यानी H2S के जो सल्फाइड आयन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कौन सा बनाएगा, ऋण आवेशित, क्या बना लेगा, ऋण आवेशित बना लेगा। तो अब आ जाइए AgNO3 के, ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो आपका क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड का क्या बनता है आपका सॉल्ट जो कि Ag+ को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो देखिए पहले सॉरी सुन यहाँ ये ठीक है एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, Ki के साथ संपर्क में आने पर
आई नेगेटिव को करता है, और जबकि AgNO3 के साथ आने में Ag पॉजिटिव को करता है। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है। अब नीचे नोट कर लीजिए, धातु जैसे Au यानी गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर, Pt मतलब प्लेटिनम आदि धातु सल्फाइड जैसे As2S3 यानी आर्सेनिक सल्फाइड, Sbs3 यानी कि एंटीमनी सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड आदि, ये धातु, ये वाली धातु गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम धातु, और धातु सल्फाइड यानी आर्सेनिक सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड आदि स्टार्च, मिट्टी, धुएं, रक्त तथा बालू के सॉल ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब ये कण होंगे तो ये जो आपके मिट्टी, धुएं और रक्त को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या बन जाते हैं? ऋण आवेशित। जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय डाई जैसे मेथिल ब्लू या बिस्मार्क ब्राउन आदि जिलेटिन अम्लीय माध्यम में तथा हीमोग्लोबिन धन आवेशित कोलाइड हैं। ठीक है, ये अम्लीय माध्यम में धन आवेशित बनाएंगे, जबकि हीमोग्लोबिन धन आवेशित कोलाइड है। अब आ जाइए विद्युत द्विपरत सिद्धांत, इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। अभी इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी क्या है तो समझ लीजिए। कोलाइडी कण पृष्ठ प्रथम बनाने के लिए, जो मैंने बताया था ना कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, सम आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वही क्या बन गया, पहला बन गया पृष्ठ, तो ये हो गया पृष्ठ प्रथम बनाने के लिए सम आयन का चयनात्मक अधिशोषण करके धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, यह परत द्वितीय परत के परिक्षेपण माध्यम से, यानी परिक्षेपण माध्यम यानी सॉल्वेंट से द्वितीय परत के परिक्षेपण माध्यम से दो परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज विद्युत द्विपरत कहलाता है। इसमें आयन की प्रथम परत स्थिर होती है तथा निश्चित परत कहा जाता है, जबकि द्वितीय परत गतिशील होती है जिससे विसरित परत कहा जाता है। निश्चित व विसरित द्विपरत के वितरित आयनों के आवेश का परिमाण इस परत के बीच का विभांतर होता है। वैसे आपको सब, जैसे कोलाइडल है, जैसे As2S3 का कोलाइड है, उसके ऊपर उसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके ऊपर फिर आपका जो सॉल्वेंट है उसमें से दूसरा आवेश एब्जॉर्ब हो गया, तो जो एक, जैसे पहला वाला मान लीजिए पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में जो डिफरेंस बन जाएगा विभांतर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों विपरीत आवेशित परतों के बीच का विभांतर विद्युत गति का विभव अथवा जीटा, जिसे हम हिंदी में जेटा कहते हैं, विभव कहलाता है। Z बराबर 4 पाई ईटा म्यू, जिसमें ईटा क्या है, श्यानता गुणांक, D क्या है, माध्यम का पराविरोधित स्थिरांक, एवं जो म्यू है वो क्या है, कोलाइडी कण का वेग जब एक विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है AgI पे I नेगेटिव पहली परत है, K पॉजिटिव दूसरी परत है। ऐसी AgI पे Ag पॉजिटिव पहली परत, NO3 नेगेटिव दूसरी परत। ऐसी FeOH होल इस पे Fe3 पॉजिटिव पहली परत और 3 नेगेटिव दूसरी परत। तो ये प्रथम और द्वितीय परत है, इसे निश्चित परत कहते हैं इन सबको, और इसको विसरित परत कहते हैं जो मूवमेंट करती रहती है। अब आ जाइए कोलाइडों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड कब तक स्थायित्व रहते हैं, कोलाइडी विलयन कणों के परस्पर तथा परिक्षेपण माध्यम के साथ लगातार, ठीक है, संगठन करने के कारण, अर्थात ब्राउनियन घड़ी करने के कारण, यानी कि मूवमेंट करने के कारण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइडी कणों के समान आवेश, ठीक है, कोलाइडी कणों के समान आवेश या ऋणों या धनावेश के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है तथा इसके कारण ये संपूर्ण परिक्षेपण माध्यम में एक समान रूप से वितरित होते रहते हैं, अर्थात संगठित यानी प्रेसिपिटेट नहीं होते। कोलाइडी कण द्रव स्नेही, कोलाइडी की स्थिति विलायक की परत द्वारा आवरित रहती है, यानी एब्जॉर्ब रहती है, तथा विलायक की परत हटा देने पर ये क्या हो जाती है, स्कंदन हो जाता है। मैंने बताया ना, द्रव स्नेही जो थे, जैसे पानी में डालते हो क्या बनाते हैं, कोलाइड बन जाते हैं। जब पानी को हटा दो यानी छान लो तो फिर से प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। उदाहरण जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के हाइड्रोसॉल विद्युत अपघट्ट के द्वारा भी स्कंदित नहीं होते हैं। जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं, स्कंदित नहीं कर पाते, ठीक। परंतु इनमें एथेनॉल यानी निर्जलीकारक डालने पर जलीय परत विलायक की परत के पृथक होने के कारण इनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, ठीक है। यानी प्रोटीन के जो हाइड्रोसॉल विद्युत अपघट्ट के द्वारा भी, यानी अगर उसमें विद्युत अपघट्ट भी डाल दें किसमें, प्रोटीन के हाइड्रोसॉल में, तो तब भी वो स्कंदित नहीं होते। परंतु इसमें अगर हम इथेनॉल डालें, कौन सा, एनहाइड्रस इथेनॉल, एनहाइड्रस का मतलब जानते हैं, इसमें जल नहीं हो, निर्जलीकारक डालने पर क्या होता है, जलीय परत जो होती है, क्योंकि जो एनहाइड्रस एल्कोहल डाला उसने क्या किया, जल को एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसने जल को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया, आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड हो गया। अब बताइए स्कंदन अथवा
उड़न यानी कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, यानी कि हम कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन कैसे करेंगे? अरे अपोजिट चार्ज का डाल दीजिए, हो जाएगा अपने आप प्रेसिपिटेशन। जैसे आपका अगर ऋणात्मक कोलाइड है तो धनात्मक डाल दीजिए, या धनात्मक कोलाइड है तो ऋणात्मक डाल दीजिए, अपने आप प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो देखिए सुन लीजिए, कोलाइडी कणों के विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में सम आयन को अधिशोषित करने के कारण इन पर धन तथा ऋणावेशित आ जाता है। समान विद्युत आवेश के कारण ये दूर दूर रहते हैं, जिससे कोलाइडी तंत्र स्थायी होता है। इन कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सूक्ष्म होता है तथा इसी कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे नहीं बैठते हैं। जब इन कणों का आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है, समाप्त कब होगा? जब अपोजिट डाल देंगे, तो ये कण आपस में टकरा कर बड़े कण बना लेते हैं तथा अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्कंदन या अवक्षेपण। अतः विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन का उदासीन होकर अवक्षेपित होने का प्रक्रम स्कंदन कहलाता है। तो देखिएगा, धन आवेशित सॉल्व का स्कंदन ऋणावेशित होता है और ऋणावेशित का धन आवेशित होता है। तो इतना तो अंडरस्टूड है, आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया पढ़ी हुई है, तो ये चीज़ समझाने वाली तो है नहीं। देखिए अब इसको देखिए, जैसे AgI और Ag पॉजिटिव में I नेगेटिव डाला, स्कंदन हो गया। इसमें आपने डाला तो ये स्कंदन हो गया। जैसे AgI में Ag पॉजिटिव है तो सल्फेट नेगेटिव डाला, स्कंदन हो गया। AgI में आपका PO3 पर डाला, स्कंदन हो गया। तो स्कंदन के लिए प्रयुक्त विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ? मेथड ऑफ यूजिंग कोएगुलेशन, ठीक है। तो पहली है उबाल कर, यानी आपने क्या किया, उसको उबाला, उनको गतिज ऊर्जा दी और वो क्या हुआ? जुड़ने लग गए, और जुड़ने लग गए, परस्पर आपस में टकरा के निकट आने लग गए, जुड़ने लग गए, तो क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गए। फिर कूलिंग, इतना अधिक ठंडा कर दिया कि उनके कण क्या हो गए? ठंडे की वजह से स्कंदित हो गए। फिर है आपका निरंतर अपोहन करते हैं। अपोहन क्या होता है? आप में उसमें से लिक्विड पार्ट हटाते जा रहे हैं, लिक्विड पार्ट हटाते जा रहे हैं। तो कोलाइड में से अगर आप सारा लिक्विड हटा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि सारे जो आपके कण हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आके क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। फिर है विद्युत कण संचलन के द्वारा। विद्युत कण संचलन क्या है? विद्युत कण संचलन के द्वारा भी कोलाइड को कौन विपरीत करते हैं? क्या होता है? अपोजिट चार्ज वाला डाल दो उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा। पारस्परिक स्कंदन द्वारा, बाय म्यूचुअल कोगुलेशन, ये वही है, विपरीत आवेशित सॉल्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, क्या निश्चित अनुपात में मिला दीजिए। अच्छा, इसमें क्या है? इसके अंदर सॉरी ये था कि कण को जब हम एक जगह जब हम लोग इलेक्ट्रोपोरेसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या हो रहा है कि आपका नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव जगह पे इकट्ठा हो रहा है। तो अगर जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो आपका ये इलेक्ट्रोपोरेसिस में, जबकि इसमें क्या है, हम इक्वल और अपोजिट चार्ज का डाल देंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या हो जाएगा? स्कंदित। जैसे देखिए ये हो रहा है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डाल के, यानी धनावेश में ऋणावेशित डाल दिया, अवक्षेपित हो गया। फिर है विद्युत अपघट्य मिलाने पर, क्या? विद्युत अपघट्य मिलाने पर, तो वही चीज़ है वो भी कि विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाता है। विभिन्न विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति विभिन्न होती है, और ये हार्डी-शुल्जे ने नियम दिया था। यह विपरीत आवेश, तो हार्डी-शुल्जे ने नियम दिया है, जर्मनी के थे, जो उन्होंने क्या कहा है? विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी सॉल का स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी, यानी जिसके आवेश जितना ज़्यादा है वो उतना ही अधिक स्कंदन करेगी। देखिए जिस पे आवेश 4 नेगेटिव है, इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, फॉस्फेट की स्कंदन क्षमता उससे कम, सल्फेट की उससे कम, और क्लोराइड की सबसे कम। ऐसे ही ये किसको स्कंदित करेगी? धनावेशित को, ठीक है। देखिए, अतः धनावेशित सॉल की स्थिति में ये ऋण वाले, और ऋण आवेश की स्थिति में धन आने वाले, एल्युमिनियम आयन, बेरियम आयन और सोडियम आयन। अब इसका नोट सुन लीजिए। सममोलर विद्युत अपघट्य की स्थिति में, सममोलर यानी समान मोलरता वाले विद्युत अपघट्य की स्थिति में प्रबल अपघट्य, ठीक है, की स्कंदन क्षमता दुर्बल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा ज़्यादा होगी। मान लीजिए एक ही जैसा, जिसमें आवेश एक ही जैसा हो, अगर हम कोई दो ऐसा ले रहे हैं जिससे आवेश एक जैसा है, तो हम कैसे फिर उसकी स्कंदन क्षमता को डायग्नोस करेंगे? तो कैसे डायग्नोस करेंगे? जिसकी अपघट्य क्षमता ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा आपका आयनिक होगा वो ज़्यादा आपका स्कंदित कर देगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।